हरे कृष्ण। मेरे प्रिय देशवासियों, आप सब जानते हैं कि अभी विश्व किस संकट से गुजर रहा है, कोरोना संकट। और जाहिर है, जब विश्व गुजर रहा है तो हमारा देश भारत भी उसी संकट से गुजर रहा है, क्योंकि भारत भी अछूता नहीं। ये कोरोना महामारी जो आया है बहुत नुकसान किया है। अभी जो दोबारा आने के बाद ऐसा देखा गया है कि पूरे विश्व में हर परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से ग्रसित है। दुर्भाग्यवश विश्व की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन भारत के बारे में ऐसा कहा गया कि यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन रियलिटी में, ऑन द ग्राउंड रियलिटी, ये बात सही नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है आबादी के अनुसार कम हो सकती है, लेकिन एकदम से व्यवस्था नहीं थी ऐसा नहीं। और वो कम व्यवस्था होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोग सारे लोग गौर किए होंगे कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए इस देश में, उसमें ऐसा बहुत ही कम आंदोलन देखने को मिला जहां पर अस्पतालों की व्यवस्था के लिए लोग रोड पर उतरे, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता रोड पर उतरे, या राजनीतिक पार्टियां जो देश को चलाती है वो रोड पर उतरे। ऐसा बहुत कम देखने को मिला। हम लोग रोड पर उतरते हैं, लेकिन अपने अपने स्वार्थों के लिए, अपने अपने जाति के लिए, अपने अपने धर्म के लिए। और ये एकमात्र कारण है कि आज हमारे देश में जो सुविधाएं आजादी के बाद जन जन तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो हम लोग अपने जाति और धर्म के हिसाब से मतदान करते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट, हमारा उम्मीदवार कैसा है। चुनाव खत्म होने के बाद जो भी जीता उसके बारे में कभी गौर भी नहीं करते हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद करता क्या है। और आजादी के बाद से यही सिलसिला लगभग चल रहा है। हम अपने जाति और धर्म, अपने क्षेत्र और संप्रदाय के अनुसार मतदान करते हैं और उसी में खो जाते हैं। हम इसी बात से खुश होते हैं कि हमारा जाति का फलाना मंत्री है, ठिकाना मंत्री है, इस तरह की बातें करते हैं और खुश रहते हैं। जब कोई विपदा आती है तब हम सरकार को खोजने लगते हैं। तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आपको हर समय, जनता को हर समय जागरूक रहना पड़ेगा अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति, और नहीं तो ऐसे महामारी के दौर में लोग मरते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आप लोग देखे होंगे मीडिया, न्यूज में लोग किस तरह से इसको दिखा रहे थे, वो भी अनुचित है। बहुत लोग ऐसे हमको मिले जो ये बता रहे थे कि वो टीवी देखना बंद कर दिए, न्यूज देखना बंद कर दिए, क्योंकि लगातार हफ्तों शमशान जलता हुआ चिताएं दिखाई जा रही थी, अस्पतालों में अफरा तफरी। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग देश में और दुनिया भर की रिपोर्टें आ रही है कि तनावग्रस्त होने लगे। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि हमारे भारत में भी कम से कम 15-20% मनोरोगियों की संख्या बढ़ी, और उसका एकमात्र कारण ये कोरोना के चलते जो हमने झेला, बहुत सारे परिवारों ने झेला, बहुत दुखद है। तो हमें ध्यान रखना ये है कि आप किसी भी प्राकृतिक आपदा, किसी भी महामारी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर व्यवस्था चाहते हैं
तो हमें अपने जनप्रतिनिधि को जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठ के चुनना होगा, तभी इसका निदान संभव है। और न कि आग लगने के बाद कुआं खोदने की हम लोग जो करते हैं कवायद, वो किसी भी एंगल से सही नहीं है। आपने देखा होगा कि जो भी कोरोना से ग्रसित लोग थे उनको ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोरोना वायरस आप लोग को सब देखते देखते पता चला होगा कि लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, जो हमारे श्वास प्रक्रिया के वाइटल ऑर्गन। क्यों हुई इसके पीछे हम लोग गौर नहीं करते हैं। सारे लोग सिलेंडर लेके जहां तहां अफरा तफरी किए हुए हैं कि किसी तरह से एक सिलेंडर हमें मिल जाए, मेरे परिवार, मेरे संबंधी की जान बच जाए। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग विकास के नाम पे जंगल, पेड़ काटते जा रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन खोज रहे हैं। ये दोनों चीज कैसे संभव हो सकता है? सबने पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ाया गया है कि पेड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण काम होता है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करना और बदले में ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ना। तो आप कल्पना कीजिए कि हम जब इतने सारे पेड़ों को डेवलपमेंट के नाम पे जो काटते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक तो ऑक्सीजन लेवल तो कम होगा ही। और बीमारी की स्थिति में तो आप देखे होंगे कि बहुत सारा बीमारियों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो आगे से हमको ध्यान रखना है कि अगर मुझे पूरे देशवासियों को जन जन तक सुविधाएं मिले, तो उसके लिए आपको जनप्रतिनिधियों को ठीक से चुनना। दूसरी चीज जो अभी आप देख रहे हैं इस महामारी काल में जो कोरोना की स्थिति है, इसी तरह की स्थिति कमोबेश हमारी शिक्षा पद्धति में भी है। हम लोग शिक्षा को एक मात्र साधन बना लिए हैं कि किसी तरह से कुछ डिग्रियां लेके एक नौकरी, या तो सरकारी या प्राइवेट, उस तरह की नौकरी पालें और हम खुश रहें। मुझे लगता है कि ये सही सोच नहीं है। और मैं पूरे अभिभावक लोगों से भी बताना चाहूँगा, उनको भी बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने बच्चों को अजीब सा राइट रेस में दौड़ा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप कहाँ कहाँ कंपटीशन देते रहिएगा, कहाँ कहाँ दौड़ते रहिएगा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, ऑफिसर्स बनाने के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ कोचिंग क्या करवाते रहते हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा पैसे उसमें लगते हैं और कहीं न उस पैसे के जुगाड़ में बहुत सारे गार्जियन अनुचित काम को भी करने लगते हैं। जरा सोचिए कि आज जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, कम से कम हायर सेकेंडरी या 10वीं के बोर्ड तक की स्कूलें हैं, एक एक बच्चे को मैट्रिक पास करने में 10 से 20 लाख रुपया लग जाता है बड़े बड़े स्कूलों में। अब ऐसा स्थिति में कोई भी बच्चा अगर इतने पैसे खर्च करके ये एजुकेशन ले रहा है, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन में जाएगा, मेडिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जाएगा। आप उस बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो समाज के हित में काम करेगा? नहीं कर सकता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग के साथ बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में लोग पढ़े, सरकार के पैसा से पढ़े, जनता के पैसा से पढ़े, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़े, लेकिन उसमें भी बहुत कम संख्या 20 से 25% लोग भी नहीं मिलेंगे जो जनता के हित में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब डॉक्टरी जो है, चिकित्सक अपने हिसाब से काम करते रहेंगे तो उनको कोई चीज़ की लाइफ में कमी होगी या उनके परिवार को भी कमी होगी, लेकिन टारगेट लोग बना लेते हैं। जैसे ही फील्ड में आते हैं टारगेट बनाते हैं कि मुझे 5 साल में इतने करोड़ का मालिक बन जाना, मेरे लिए एक पेंट हाउस होना चाहिए, मेरे लिए गाड़ियाँ, लंबी लंबी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ,
वो होनी चाहिए। और बच्चों को अपने घर में नहीं रख के बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं। जिन बच्चों की माँ बाप के प्यार की जरूरत होती है, घर से शिक्षा मिलती है, उनको हम मतलब 3 से 4 साल की उम्र में स्कूल भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा हमारी संस्कृति, हमारी पारिवारिक परंपरा, हमारी सामाजिक स्थिति सब चीज़ों से प्रभावित होती है। हम लोग को बच्चों को इस रैट रेस में नहीं ढकेंगे। शिक्षा का मतलब ये होता है अंधकार से प्रकाश की। लेकिन हमने क्या किया अभी तक? हमने अंग्रेजों की जो पद्धति थी, नौकर बनाने की शिक्षा पद्धति, उसी को अपना लिया। अंग्रेजों को जरूरत थी इस देश में शासन करने की, और वो अपने हिसाब से यहाँ पर शिक्षा पद्धति को डेवलप किए। और हम लोग आज भी उसी शिक्षा पद्धति को अपना के चल रहे हैं। इस शिक्षा पद्धति में हम लोग केवल नौकर तैयार कर रहे हैं। नौकर, भोजपुरी में एक कहावत है कि नौकरी ना करें और करी तो नौ के करें, मतलब झुक के करें। और ये स्थिति मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र में काम करें या गैर सरकारी क्षेत्र में, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होता है कि उनको हर जगह कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो पढ़ने के बाद भी हम कैसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि पढ़ने के बाद भी हम अनुचित कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें वैसे शिक्षा पद्धति की जरूरत है जिसमें हम दूसरे को भी रोजगार दे सके। आप ऐसे समझिए कि एक साधारण सी किराने की दुकान में भी कम से कम 2 से 3 आदमी की जरूरत पड़ती है। अगर कोई चलता हुआ चालू दुकान है तो अपने परिवार के अलावा 2 परिवारों का रोजी रोटी चलाता है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप कोई भी रोजगार, छोटा रोजगार भी पैदा करते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 से 5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन नौकरी में आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, ये निश्चित है। तो हम लोग जो शिक्षा पद्धति अपनाए हैं वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर जा रहा है। हम लोग अपने बच्चों पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। शिक्षा का मतलब, फिर मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं है। जब तक किसी भी व्यक्ति का पूर्णतः व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, उसका मानसिक विकास नहीं होता, तो उसको शिक्षित नहीं कहा जा सकता। जो आदमी सही में शिक्षित होता है तो उसके अंदर संवेदनशीलता होती है, जो कि आज के शिक्षा पद्धति में कहीं दिखती नहीं है। जो भी लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं, संवेदनशीलता नजर नहीं आती है। वो एक मात्र ऑफिसर बन के रह जाते हैं, एक डॉक्टर बन के रह जाते हैं, इंजीनियर बन के रह जाते हैं, और न जाने क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बन रहे। तो शिक्षा का मतलब होता है कि अगर मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, आप ग्रहण कर रहे हैं, हमारे बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, तो जो समाज की पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी अच्छी चीज़ें हैं, उसको भी लेके आगे बढ़ें, नए अच्छी चीज़ों को जोड़ें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको पाश्चात्य संस्कृति से नहीं कुछ लेना है। ये दुनिया आज के डेट में वैश्विक दुनिया कही जाती है, तो आपको पूरे दुनिया से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेनी, न कि वहाँ की बुरी चीज़ें लेके हम अपनी अच्छी चीज़ों को बर्बाद करते। और जब मैं, चाहे आप, कोई भी आदमी, पूरा समाज, पूरा देश अगर इन चीज़ों को बर्बाद करता है तो कोई भी लोग सुरक्षित नहीं रह सकता है। जब समाज बिगड़ेगा तो हमारी संस्कृति का विनाश होगा, और जब संस्कृति नहीं बचेगी तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किसको आप बचा सकते हैं। बहुत मुश्किल है कहना। तो मैं फिर से एक बात कहूँगा कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है सुदृढ़ समाज के लिए।
और इन सब चीज़ों को पाने के लिए हम लोग को लगातार जागरूक रहना पड़ेगा, न कि आग लगने के बाद कुआं खोदने वाली स्थिति हर समय हम पैदा करें और दूसरे पर दोषारोपण करें। ये उचित नहीं है। जनता को, पूरे देशवासियों को हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। जैसे हमारे देश के सेनाएं बॉर्डर पर तैनात रहती हैं। आप लोग सब जानते हैं कि हर समय युद्ध की स्थिति नहीं रहती, लेकिन हमारे सैनिक कैसे मुस्तैद रहते हैं, अपने घर परिवार सारे लोगों को छोड़ के सीमाओं की रक्षा में मुस्तैद रहते हैं। हम क्या करते हैं? हम केवल अपने तक सीमित हो जाते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो अपने तक सीमित रह जाते हैं। मेरी जरूरतें पूरी हो रही कि नहीं, वहीं पर हमारा फोकस होता है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं। तो जब तक हम लोग अपने से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को समाज में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आप बढ़िया चीज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने सारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप सब विवेकशील लोग हैं। आज के डेट में सब लोग सुशिक्षित हैं, तो कम से कम कुछ मंथन करें, कुछ चिंतन करें। हर समय सरकारों का रोना नहीं रोएं, अपने अंदर भी झांकें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारी क्या योगदान है समाज के में। इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि एक सुशिक्षित, सुदृढ़, विकासशील समाज बनाने के लिए आप लोगों के बॉर्डर के अंदर भी उतना ही जागरूक रहना होगा जितना हमारी देश की रक्षा के लिए हमारी सेनाएं बॉर्डर पर तैनात रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।